हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा पार्लियामेंट का बजट सेशन अब शुरू होने वाला है। बजट आने वाला है 1-2 दिनों में ही। इकोनॉमिक सर्वे ऑलरेडी आ चुका है, तो इस सारे बजट वाले एटमॉस्फेयर में जाने से पहले, घुसने से पहले हम एक बार यूनियन बजट की कुछ बेसिक फैक्ट्स, कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं, कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब बजट आए तो उसको समझने में हमें ज़्यादा फिर मशक्क़त ना करनी पड़े, ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए कुछ फैक्ट्स, वन लाइनर हैं। बजट एक एस्टीमेट है ऑफ ऑल एंटिसिपेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर भारत में कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। बजट टर्म जो है ये भारतीय संविधान में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, बजट शब्द कहीं यूज़ नहीं किया गया। बजट की जगह आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दिया गया है शब्द, जो बजट को ही रिप्रेजेंट करता है। द बजट इज़ लेड बिफोर पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। पहला यूनियन बजट आज़ाद भारत का R.K. शनमुखम शेट्टी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ऑन 26 नवंबर 1947। R.K. शनमुखम शेट्टी सर्व्ड एज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। 1947 से लेकर 1949 तक ये हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। पहला बजट रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। भारत रिपब्लिक कब बना? 1950 में बना, और अभी 26 जनवरी को ही हमने अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पहला बजट प्रेजेंट किया गया जॉन मथाई के द्वारा, जो कि हमारे सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर थे, और 28 फरवरी 1950 को इन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। 2017 के बाद से हम देखते हैं रेलवे बजट मर्ज कर दिया गया विद द यूनियन बजट। पहले अलग अलग आते थे, यूनियन बजट अलग होता था, रेलवे बजट अलग होता था। The responsibility of the budget is given to the budget division of the Department of Economic Affairs in the Finance Ministry. अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं यूनियन बजट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमने ये तो देख ही लिया, आर्टिकल 112 में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में दर्शाया गया है। इट रिक्वायर्स द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द बजट शोइंग एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। आर्टिकल 113 में वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात की गई है। इसका मतलब क्या है? ऑल एक्सपेंडिचर डिमांड्स ऑफ मिनिस्ट्रीज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा। द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन दैम। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के लिए जो वोटिंग होती है, राज्यसभा का उसमें कुछ रोल नहीं है, लोकसभा के द्वारा ये अप्रूवल दिया जाता है सभी मिनिस्ट्रीज़ के लिए जो डिमांड होती है एक्सपेंडिचर की। फिर आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन बिल की बात की गई है। इट परमिट्स विदड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूव्स द डिमांड्स। ठीक है, हमारा जो फंड्स है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें से मनी को जो विड्रॉल करना होता है अलग अलग कामों के लिए, उसकी परमिशन के लिए, उसकी अप्रूवल के लिए अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। फिर है आर्टिकल 110 फाइनेंस बिल के बारे में इसमें बात की गई है, जैसे मनी बिल कहते हैं ना, मनी बिल जो है, मनी बिल इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल, है ना। इसमें क्या है? इंक्लूड्स टैक्सेशन प्रपोजल्स इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। मनी बिल की यही खासियत है कि केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती इसको। फिर आर्टिकल 117 जिसमें फाइनेंशियल बिल्स के बारे में बात की गई है। इट कवर्स फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड एक्सक्लूडिंग मनी बिल्स। फिर आर्टिकल 266, इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की गई है। जितने भी सरकार के रेवेन्यू, लोन, रीपेमेंट्स ये जो हैं यहाँ पर क्रेडिट किए जाते हैं। विड्रॉल्स रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जो किस रूप में होता है? अप्रोप्रिएशन बिल के रूप में। फिर है आर्टिकल 267 जिसमें कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात की गई है। इट इज़ यूज्ड टू मीट अर्जेंट एंड अनफोर्सीन एक्सपेंसेस ऑपरेटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 109 में राज्यसभा के रोल की बात की गई है। राज्यसभा जो है बजट को डिस्कस कर सकती है, लेकिन मनी बिल को 14 दिनों के अंदर वापस भेजना होता है राज्यसभा को विदाउट वोटिंग पावर। आर्टिकल 112 में प्रेसिडेंशियल असेंट की बात की गई है। बजट रिलेटेड बिल्स बिकम लॉ ओनली आफ्टर रिसीविंग द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। और फिर है आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट के बारे में इसमें बात हुई है। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू स्पेंड टेम्पररीली व्हेन द बजट इज़ नॉट पास्ड बिफोर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। अब क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बजट? बजट का मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग बजट का है लेदर बैग, जो लेटिन रूट से निकला हुआ है। ठीक है, लेटिन शब्द है बुल्गा, जिसका मतलब होता है लेदर बैग या पाउच या लेदर नैपसैक। रोमन्स इस शब्द को यूज़ करते थे टू कैरी इसेंशियल्स वाइल ट्रैवलिंग। फिर लैटिन शब्द बुल्गा से ओल्ड फ्रेंच शब्द है बॉग या बॉजेट, ये बना, और फिर बाद में इंग्लिश में इसे
बजट कहा जाने लगा, विच इज़ मनी मैनेजमेंट टर्म। ठीक है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट। तो भारत में रिजर्व्ड बजट नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बैलेंस्ड बजट भी है, मतलब एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू जब बराबर हो तो बैलेंस्ड बजट होता है वो। सरप्लस बजट कौन सा होता है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो। ठीक है, आय ज़्यादा हो, खर्चा कम हो। और डेफिसिट बजट क्या होता है? जब एक्सपेंडिचर हमारा ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम हो, मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो वो डेफिसिट बजट हो जाएगा। रिजर्व्ड बजट जैसा कोई टर्म नहीं है। ठीक है, कोई टाइप नहीं है भारत में। अब गवर्नमेंट बजट जो है उसके कंपोनेंट्स अगर देखे जाएँ, दो कंपोनेंट है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स एक तो होता है टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू में भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हम देखते हैं। फिर कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल है। अच्छा, ये तो हमने बस देख लिया शब्दों के हिसाब से कि अच्छा रेवेन्यू है, कैपिटल है। अब मतलब क्या, अगर मीनिंग में इसका जाएँ, इसके मीनिंग में, तो आप लोग को, तो जब हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं तो रेवेन्यू बजट में जो डे टू डे ऑपरेशनल इनकम होती है और डे टू डे का जो एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि इनकम कहाँ से होती है सरकार की? डे टू डे वाली टैक्सेस के थ्रू होती है, जो हम देख ही रहे हैं यहाँ पर, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और जो इंटरेस्ट मिलता है उन सभी से इनकम होती है। और इसके अलावा एक्सपेंडिचर जो इसमें आता है डे टू डे वाला, जैसे सैलरी देती है सरकार या सब्सिडीज़ देती है, वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। वही जब हम कैपिटल बजट की बात करते हैं तो जो लॉन्ग टर्म वाला होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट करती है सरकार, लोन्स जो लिए जाते हैं जो असेट क्रिएट करते हैं या फिर लायबिलिटीज़ को कम करते हैं, इस तरह के लोन्स। तो बेसिकली रेवेन्यू जो है डे टू डे वाला है और कैपिटल लॉन्ग टर्म वाला है। ठीक है, रेवेन्यू जो है रूटीन को फोकस करता है, रूटीन पर, और कैपिटल जो है ये ग्रोथ को दिखाता है। कैपिटल बजट कि लॉन्ग टर्म में कितना सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म में कितना खर्चा हुआ है, कितनी आय हुई है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। कौन प्रेजेंट करता है यूनियन बजट? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। यूनियन बजट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, जो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द यूनियन बजट 2025? एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, यूनियन बजट 2025 के लिए कितना है? 4.8% ऑफ जीडीपी है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? तो ये टर्म समझ में आना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कैपिटल, याद है ना, कैपिटल लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू शॉर्ट टर्म वाला या डे टू डे वाला रूटीन वाला एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। टोटल इनकम, रेवेन्यू, रिसीट्स भी, रिकवरी ऑफ लोन्स या फिर अदर रिसीट्स, सभी तरफ से जो टोटल इनकम होती है वो इसमें शामिल होगी। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और जो इनकम है वो कम हो तो वो डेफिसिट में आ जाता है ना, घाटे में आ गया, तो वही होता है फिस्कल डेफिसिट। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन बजट? ये हैं पीसी महालनोबिस, फादर ऑफ इंडियन बजट के नाम से इनको जानते हैं। फिर सीडी देशमुख इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एनवी गाडगिल जो हैं पहले मिनिस्टर ऑफ पावर थे इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और मौलाना आज़ाद की बात करें, पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे आज़ाद भारत में। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया ऑन February 28, 1950? ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जॉन मथाई के द्वारा रिपब्लिक भारत का पहला बजट पेश किया गया था। और आज़ाद भारत का पहला बजट आर के शनमुखम चेट्टी ने प्रेजेंट किया 26 नवंबर 1947। और रिपब्लिक भारत का पहला हुआ था 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा। व्हेन वाज द बजट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ये फॉर्मली 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफ़र हो गई थी भारत में। ठीक है, तब पहला बजट भारत में आया था। और ये प्रेजेंटर इसके कौन थे? जेम्स विल्सन, पहले फाइनेंस मेंबर, समटाइम्स नोटेड एज 1959। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर 1860 देख लेते हैं इसको। इंटरिम गवर्नमेंट बजट 1947-48 में प्रेजेंट किया गया था बाय लियाकत अली खान। फर्स्ट यूनियन बजट आज़ाद भारत का देख चुके हैं हम। फिर इंदिरा गांधी, ओनली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट। और संविधान में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज़ टू इंटरेस्ट पेमेंट्स? जो पिछले साल का हमारा बजट था 2025-26 का, अब जो आएगा वो 26-27 का आएगा। 2025-26 के बजट का फैक्ट है ये, है ना। व्हाट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज़ टू इंटरेस्ट पेमेंट? ब्याज के भुगतान में कितना जाता है, कितना एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, वो
वो होता है 20 से 24% तक। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ये 3.1% ऑफ द जीडीपी बढ़ गया है सरकार का, जो 7.31 लाख करोड़ रुपीज़ हो गया है 2021-22 में। इंटरेस्ट पेमेंट्स अकाउंट्स फॉर 20% द सिंगल लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेंटर्स टोटल एक्सपेंडिचर। और फिर मार्केट बोरोइंग्स थ्रू जीसेक और ट्रेजरी बिल्स अकाउंट्स फॉर 68% ऑफ द टोटल सोर्सेज ऑफ द फाइनेंसिंग द फिस्कल डेफिसिट। क्या टर्म्स जो हैं जी सेक्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स, इन सबको कभी इकोनॉमी पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिलहाल हम बजट पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बंडल्स आर इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर्स बजट सेट। तो कंज्यूमर के बजट सेट में कौन से बंडल्स इंक्लूड होते हैं? पहले तो आंसर इसका देख लेते हैं। दोनों ही बंडल्स इंक्लूड होते हैं, बंडल्स ऑन द बजट लाइन, बंडल्स बिलो द बजट लाइन। अब ये बजट सेट है क्या? सिंपली ये दोनों बजट लाइंस जो हैं, जो बजट सेट है, ये दिखाता है कि कोई भी कंज्यूमर जो है क्या चीज़ खरीद सकता है वर्सेस क्या वो नहीं खरीद सकता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक कंज्यूमर है, उसकी एक लिमिटेड इनकम है और उसको 4 चीज़ें मार्केट में दिख रही हैं, वो 4 चीज़ों का फिक्स्ड प्राइस है। तो इस लिमिटेड इनकम से इन 4 में से वो कितनी चीज़ें खरीद सकता है, कितना अफोर्ड कर सकता है। मान लीजिए सिर्फ 2 ही चीज़ें अफोर्ड कर सकता हो, क्योंकि प्राइस फिक्स्ड है, उसकी इनकम लिमिटेड है। तो यही चीज़ है कि बंडल्स मतलब ऐसे सेट ऑफ गुड्स ऑन द बजट लाइन, जो बजट लाइन पर हो और जो बिलो द बजट लाइन हो, जिन्हें वो अफोर्ड कर सकता है कोई कंज्यूमर और जिन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों ही सेट्स को इंक्लूड किया जाता है बंडल्स के अंदर, कंज्यूमर के बजट सेट के अंदर। तो बंडल्स ऑन द बजट लाइन है, मतलब बजट लाइन पर जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर के टोटल बजट को ख़त्म कर देते हैं, है ना, एग्जॉस्ट कर देते हैं। और बंडल्स बिलो द बजट लाइन के नीचे जो भी सामान होंगे उसमें वो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, वो अफोर्डेबल होते हैं, पार्ट ऑफ द बजट सेट। आई होप मैं समझा पाई हूँ इसको ठीक से। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन इज़ द यूनियन बजट यूजुअली प्रेजेंटेड। इसे यूजुअली प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को, प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर on the first day of February. Department of Economic Affairs Division of Finance Ministry is responsible for presenting the Union Budget. और इसे संविधान में 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, हम कई बार देख चुके हैं। यूनियन बजट प्रेजेंट करने से पहले पार्लियामेंट में हलवा सेरेमनी होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। मतलब कुछ भी अच्छा काम करने से पहले मीठा जो बनता है, स्वीट डिश हलवा, ये प्रिपेयर की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग मेंबर्स एंड स्टाफ इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 3 स्टार भी यहाँ लगा हुआ है। बजट 2021-22 का जो था पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन था, वो निर्मला सीतारमन के द्वारा उसे प्रेजेंट किया गया था 1 फरवरी 2021 को। और कोविड-19 क्राइसिस के बाद हम देखते हैं पहला बजट था ये। थीम्स इसकी देखें, संकल्प, नेशन फर्स्ट, फार्मर्स इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्दी इंडिया, गवर्नेंस, यूथ एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और ये पहला पेपरलेस बजट था भारत का। हाउ मेनी ईयर मिशन लॉन्च्ड इन द बजट 2025-26 फोकसिंग ऑन तूर, उड़द एंड मसूर अनाउंस्ड लॉन्च्ड इंश्योरिंग क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया था 2025-26 के बजट पर, जिसमें ये 3 दालें जो हैं, तूर, उड़द और मसूर दाल, इनके लिए ये मिशन अनाउंस किया गया। इंश्योरिंग क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। सेंट्रल एजेंसीज जो नाफेड और NCCF हैं विल बी प्रिपेयर्ड टू प्रोक्योर दीज 3 पल्सेस फ्रॉम फार्मर्स ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। वट इज़ द फिस्कल ईयर पीरियड इन इंडिया। फिस्कल ईयर पीरियड हमारे यहाँ क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। फिस्कल ईयर होता क्या है, तो 12 महीने का एक पीरियड होता है यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बजटिंग पर्पसेस। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ठीक है, इंडियन फिस्कल ईयर को फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द यूनियन बजट 2025-26। इसकी थीम सबका विकास थी। ठीक है, ये पिछले साल का बजट हम देख रहे हैं। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ इसमें फोकस एरिया था, डेवलपमेंट फॉर ऑल, अपलिफ्ट पुअर, यूथ, फार्मर्स, वुमेन। फिर विकसित भारत विजन इसमें दिया गया था, जीरो पॉवर्टी, यूनिवर्सल एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेस, जॉब्स फॉर स्किल्ड लेबर, हायर फीमेल पार्टिसिपेशन। इकोनॉमिक एक्सेलरेशन की बात की गई थी, जिसमें बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड कॉन्फिडेंस, मिडिल क्लास स्पेंडिंग। और ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स की बात की गई थी, यानी चेंजेस इन टैक्सेशन, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंस टू ड्राइव ग्रोथ। Who announced the Union Budget of India at 11 AM for the first time in 1999?
1999 में 11 बजे, सुबह 11 बजे यूनियन बजट को पहली बार अनाउंस किया गया था यशवंत सिन्हा के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय ये हमारे, ठीक है। 1999 में ट्रेडिशन इन्होंने एक तोड़ा था, इसलिए हम इसकी बात करें, क्योंकि इससे पहले ना 1999 से पहले शाम को 5 बजे बजट प्रेजेंट किया जाता था। इन्होंने इसको बदलकर सुबह 11 बजे किया। ये बदलने का रीज़न क्या था, या फिर वो 5 बजे का रीज़न ही क्या था, कि कॉलोनियल प्रैक्टिस हो रही थी। ब्रिटिश मॉर्निंग आवर्स से अलाइन करके भारत में शाम को 5 बजे पेश किया जाता है, क्योंकि टाइमिंग की तो है ही ना, टाइमिंग डिफरेंस है टाइम का ब्रिटेन में और इंडिया में हम देखते हैं तो ब्रिटेन के टाइम के हिसाब से फिर भारत में शाम को 5 बजे, ताकि अलाइन हो सके वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम। शाम को 5 बजे प्रेजेंट किया जाता था, जिसको हम फॉलो कर रहे थे आज़ादी के बाद भी काफ़ी टाइम था, जिसका कोई मतलब नहीं था। तो इसको 1999 में ख़त्म किया गया, सुबह 11 बजे बजट प्रेजेंट किया गया। The tradition of presenting the budget at 5 p.m. was started by Basil Blackett in 1924. During which of the following years was gender budgeting introduced in India? ये इंट्रोड्यूस हुई 2005-06 में। जेंडर बजटिंग ऑफिशियली भारत में फाइनेंशियल ईयर 2005-06 में इंट्रोड्यूस की गई। फर्स्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट इन यूनियन बजट टू ट्रैक एलोकेशन फॉर वुमेन्स वेलफेयर। अब ये जो जेंडर बजट स्टेटमेंट था, इसका स्ट्रक्चर क्या था, 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में ऐसी स्कीम जिसमें 100% एलोकेशन फॉर वुमेन था, और पार्ट बी में ऐसी स्कीम जिसमें 30% या उससे ज़्यादा का एलोकेशन फॉर वुमेन था। जितने भी लॉज, प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाई गई उसमें जेंडर सेंसिटिव फॉर्मुलेशन था। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पहला जेंडर बजट स्टेटमेंट पहली बार ऑफिशियल ये अपीयर हुआ था 2005 और 6 के बजट में। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट विल बी रेज्ड इन द बजट 2025-26 फ्रॉम 3 लाख टू हाउ मेनी लैक्स टू फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो फॉर 7.7 करोड़ फार्मर्स। ये 3 लाख से बढ़ाकर ये किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई थी पिछले साल के बजट में। शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट अंडर किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें क्या क्या है, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस में कवर किए गए, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। Who among the following presented the यूनियन बजट ऑफ इंडिया फॉर मैक्सिमम टाइम्स? तो अभी तक सबसे ज़्यादा बार भारत का यूनियन बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। टोटल 10 बजट्स इन्होंने पेश किए, इंक्लूडिंग 2 इंटरिम। टेन्योर इनका 1959 से 63 तक, और फिर 1967 से 69 तक था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। इंटरिम बजट इन्होंने 1962-63 वाला पेश किया था, फिर 1967-68 वाला। और एक और यूनिक चीज़ इनके बारे में कि इनके बर्थडे के दिन 29 फरवरी को इनका बर्थडे होता है, 4 साल में एक बार। इनके बर्थडे के दिन 2 बार बजट पेश किया इन्होंने, 1964 में और फिर 68 में। इनके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं पी चिदम्बरम, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है, सेकंड हाईएस्ट है ये। फिर इंदिरा गांधी की बात करें, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर थी ये, और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी थी जिन्होंने पेश किया था 1970-71 का बजट। मोरारजी देसाई के रेजिग्नेशन के बाद इन्होंने प्रेजेंट किया। निर्मला सीतारमन पहली फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इंदिरा गांधी भी थी लेकिन वो साथ में प्राइम मिनिस्टर भी थी, लेकिन निर्मला सीतारमन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आर के शनमुखम शेट्टी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, और यूनियन बजट इन्होंने 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया। हु वॉज द फर्स्ट एंड सो फार द ओनली वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिया? ये हैं इंदिरा गांधी, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। ये प्राइम मिनिस्टर भी थी और फाइनेंस मिनिस्टर भी थी सेम टाइम पर, और मोरारजी देसाई के रेजिग्नेशन के बाद इन्होंने चार्ज लिया था। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? रिपीट हो चुका है कई बार ये। विच कंट्री फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड जीरो बेस्ड बजटिंग? ये कंट्री है द यूएस, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका ओरिजिन होता है यूएस में 1960s में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। फिर डेवलपमेंट देखें, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आया 1969 में, पीटर फिर के द्वारा लाया गया। ये पॉपुलर हुआ 1970s में। स्टार्ट फ्रॉम जीरो बेस, ये जो जीरो बेस्ड बजटिंग है, जीरो बेस से शुरू किया जाता है। जस्टिफाई ऑल एक्सपेंसेस ईच पीरियड, एनालाइज नीड्स एंड कॉस्ट ऑफ एवरी फंक्शन। सिंपली इसको समझाया जाए ना तो हर साल ज़ीरो से शुरुआत की जाएगी बजट में, वरना एक तरीका ये भी होता है ना कि पहले के बजट से कुछ चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। मान लीजिए 2025-26 में किसी स्कीम को 2000 करोड़ रुपए दिए गए थे, एलोकेट किए गए थे उस स्कीम में, लेकिन खर्च सारे नहीं हो पाए, 1000 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो जो 1000 करोड़ बचे वो अगले साल उस स्कीम में फिर से कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे।
लेकिन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है कि 2,000 रुपये दिए गए थे, लेकिन 1,000 ही खर्च हुए या 500 करोड़ ही खर्च हुए, बाकी जितने बचे वो लैप्स हो जाएंगे। अगले साल फिर से नए सिरे से 2,000 रुपये फिर से एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये होती है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग और पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी यूएस में। टू एनहांस प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ मखाना, सो अ मखाना बोर्ड विल बी एस्टेब्लिश्ड अंडर द बजट 2025-26 इन बिहार। ऑप्शन ए करेक्ट है। बिहार का मखाना वैसे भी फेमस है ना, मिथिला का मखाना, उसे जीआई टैग भी दिया गया है। तो उसके लिए एक अलग से मखाना बोर्ड स्टेब्लिश किया गया था बजट 2025-26 में बिहार के अंदर। अच्छा, जीआई टैग की बात ही हुई है तो बिहार के कुछ और जीआई टैग्स देख लेते हैं। भागलपुरी जरदालू मैंगो, कतरनी राइस, मगही बीटल, पान का पत्ता जो होता है, शाही लीची, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग और पिपली वर्क। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेट्स टू द यूनियन बजट, ये भी हम देख चुके हैं। आर्टिकल 112 है जिसमें बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हम देख ही चुके हैं। एज़ पर द यूनियन बजट 2020-21 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज शैल बी इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया बाय 2025। बजट 2020-21 में हमने ये टारगेट रखा था कि 2025 तक हम कौन से डिजीज़ को इरेडिकेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी को। टीबी होती किस कारण से है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। इंडिया का टारगेट था 2025 तक हम टीबी को इरेडिकेट कर देंगे। WHO का टारगेट 2030 तक का है। ठीक है, लेकिन हमने उससे पहले का रखा है। हालांकि अभी तक हमने ये टारगेट को कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन हाँ इसमें प्रोग्रेस अच्छी देखी गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 21% डिक्लाइन टीबी केसेस में 5 सालों में किया है भारत ने, जो ग्लोबल एवरेज से डबल है लगभग। लेकिन पूरी तरह से रेडिकेट नहीं हुआ है, अभी इस पर काम जारी है। हालांकि जो हमारी डेडलाइन थी वो क्रॉस हो गई, लेकिन फिर भी काम तो चले गई। फिर नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान भी है भारत के पास 2017 से 2025 तक का। फोकसेस ऑन अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच इसमें ली गई है। फिर प्रोग्राम्स और स्कीम्स की बात करें, एक्टिव केस फाइंडिंग और फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ मिशन। और रीनेम भी किया गया है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इसका नाम रखा गया है। हाईलाइट्स इंडियाज कमिटमेंट टू टीबी एलिमिनेशन। व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइंड इन द यूनियन बजट 2025-26? ये पिछले साल की बजट की बात की गई है। 50,65,345 करोड़ रुपए ये टोटल एक्सपेंडिचर इतना था पिछले साल के बजट में। इन विच ईयर डिड द इंडियन रेलवेज बजट एंड यूनियन बजट गेट मर्ज? तो रेलवे बजट और यूनियन बजट पीछे हम देख चुके हैं, 2017 में दोनों को मर्ज कर दिया गया, तब से दोनों एक साथ ही प्रेजेंट किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल रिसीट्स ऑफ द इंडियन बजट? तो ये आइटम है इशुएंस ऑफ ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, ये सारे रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर आते हैं। और ट्रेजरी बिल्स का इसको इशू करना ये कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है। जैसे कैपिटल रिसीट्स में और क्या क्या है? लोन्स, ट्रेजरी बिल्स। कैपिटल रिसीट्स ऐसे हैं जो क्रिएट करते हैं लायबिलिटीज़ एंड रिड्यूस करते हैं एसेट्स को। इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है। डिफरेंस तो हमने देखा ही था ना, कैपिटल और रेवेन्यू में क्या होता है। अ वोट ऑन अकाउंट इज अ टेम्पररी प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर। वोट ऑन अकाउंट एक टेम्पररी मेजर है। इट डज नीड द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज़ यूजुअली पास्ड विदाउट मच डिस्कशन. It is usually valid for 2 months until the new government presents a full budget. Under the budget 2025-26, a new framework for sustainable fishing in the Indian exclusive economic zone and high seas focusing on which states or UTs? ये अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप सस्टेनेबल फिशिंग के लिए नया फ्रेमवर्क जारी किया गया था इन दोनों के लिए। How many engines of development are identified in the Union Budget 2025-26? तो टोटल 4 engines of development आइडेंटिफाई किए गए, एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट्स और इन्वेस्टमेंट। What do you mean by balanced budget? Balanced budget क्या होता है कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों बराबर हों। ये एक आइडियल अप्रोच होती है जो जिस तक पहुंचना, जिसको अचीव करना काफ़ी मुश्किल काम है। According to Union Budget 2025-26, Greenfield Airport will be established in which state? Greenfield Airport बिहार में इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। अब देखिए ये शब्द आप सुनते होंगे, ग्रीनफील्ड या फिर ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड मतलब होता है कि पहले से वहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, नए सिरे से पूरा बनाया जाएगा। और ब्राउनफील्ड ऐसे एयरपोर्ट या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो पहले से बने हुए हैं लेकिन उनको
और ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है या फिर नए सिरे से फिर से बनाया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है उस जगह का, तो ब्राउन फील्ड होता है। ठीक है, मतलब पहले से बना हुआ ढांचा है उसको और ज़्यादा बेहतर करना ब्राउन फील्ड, और कुछ भी नहीं है नए सिरे से पूरा बनाना, वो होता है ग्रीन फील्ड। फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज निर्मला सीतारमन, देख ही रहे हैं हम। रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी सेपरेटेड द रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट इन 1924, यह है एक्वर्थ कमेटी। 1920 में ये कमेटी गठित की गई थी, चेयर्ड बाय विलियम एक्वर्थ, रिकमेंडेड रेलवे कंसोलिडेशन एंड नेशनलाइजेशन। मतलब इस कमेटी ने बोला था कि रेलवे बजट को जनरल बजट से अलग कर देना चाहिए, और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1924 में रेलवे बजट को अलग कर दिया गया जनरल बजट से। और उस समय पर जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो फ़ायदा था इसी चीज़ में था, क्योंकि रेलवे जो है काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ थी उनके लिए, ट्रेड होता था रेलवे के थ्रू, तो रेलवे को अलग से बजट डेडिकेट करना ये उनके फ़ायदे में चीज़ थी, इसलिए किया गया। फर्स्ट रेलवे बजट आज़ाद भारत का जॉन मथाई के द्वारा नवंबर 1947 में पेश किया गया, और लास्ट रेलवे बजट सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 में पेश किया था। फिर 21 सितंबर 2016 से मोदी गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ, और 2017 में पहली बार फिर मर्ज करके बजट पेश किया जाने लगा। अंडर द बजट ऑफ 2025-26 अ न्यू यूरिया प्लांट विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट और यूटी, तो ये असम इसका आंसर होगा। ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमाइसेस में यूरिया प्लांट को ओपन करने की बात की गई थी। Who holds the record for delivering the longest union budget speech in India? तो ये रिकॉर्ड निर्मला सीतारमन के पास है। 1 फरवरी 2020 को जो इन्होंने अपना बजट पेश किया था, इसकी स्पीच सबसे लंबी थी इनकी, 2 घंटे 42 मिनट की। इससे पहले का रिकॉर्ड 2019 का इन्हीं का था, 2 घंटे 17 मिनट का। और मनमोहन सिंह ने जो 1991 में बजट पेश किया था वो लॉन्गेस्ट था बाय वर्ड काउंट, 18,650 वर्ड्स थे उसमें। What is the difference between vote on account and interim budget? दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, देखते हैं। The provision of the vote on account is used by a regular government, while an interim budget is a provision used by a caretaker government. तो ये स्टेटमेंट गलत है बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेगुलर गवर्नमेंट और केयरटेकर गवर्नमेंट इनके लिए अलग अलग रहता है। सेकेंड है, a vote on account only deals with the expenditure in the government's budget, while an interim budget includes both expenditure and receipts. ये वाली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इंटरिम बजट जो है ना पूरी तरह बजट ही होता है, बस ये है कि वो कम टाइम के लिए, जैसे 2 महीने बोला था ना, पीछे हमने पढ़ा था, मैक्सिमम इसका टाइम होता है 2 महीने। पूरी तरह बजट ही है लेकिन 2 महीने के लिए। और वोट ऑन अकाउंट जो है वो एक्सपेंडिचर के साथ में डील करता है, सिर्फ एक्सपेंडिचर के बारे में है वोट ऑन अकाउंट। फिर चाहे वो रेगुलर गवर्नमेंट हो या केयरटेकर हो, दोनों ही वोट ऑन अकाउंट को ला सकते हैं। और इंटरिम बजट कंप्लीट अकाउंट है जिसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं, प्रेजेंटेड व्हेन गवर्नमेंट सीक्स अप्रूवल टिल न्यू गवर्नमेंट टेक्स ओवर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। जैसे इंटरिम बजट एक टेम्प्रेरी बजट है, प्रेजेंटेड व्हेन देयर इज़ नो टाइम फॉर अ फुल बजट और इलेक्शंस आर नियर। वोट ऑन अकाउंट में ऐसे प्रोविजन होते हैं दैट अलाउज द गवर्नमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, तो ये सिर्फ एक्सपेंसेस की बात करता है। अब कब प्रेजेंट किया जाता है इंटरिम बजट? बिफोर जनरल इलेक्शंस और व्हेन द आउटगोइंग गवर्नमेंट कैन नॉट प्रेजेंट अ फुल बजट। और वोट ऑन अकाउंट जो है अलोंग विद द इंटरिम बजट इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। पर्पस क्या होता है? इंटरिम बजट का पर्पस है टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग अंटिल अ न्यू गवर्नमेंट प्रेजेंट्स अ फुल बजट। और वोट ऑन अकाउंट का पर्पस क्या है? प्रोवाइड्स एडवांस फंड्स फॉर एसेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। टाइम पीरियड देखिए तो इंटरिम बजट कुछ महीनों के लिए होता है, और उसी तरह से वोट ऑन अकाउंट भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जनरली 2 से 4 महीने के लिए। पार्लियामेंट्री डिस्कशन इंटरिम बजट के लिए लिमिटेड होता है, और वोट ऑन अकाउंट बिना किसी डिस्कशन के ही पास हो जाता है बाय कन्वेंशन। नेचर देखें तो इंटरिम बजट टेम्प्रेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और वोट ऑन अकाउंट ग्रांट इन एडवांस है। ठीक है, अब रिप्लेस किसके द्वारा किया जाता है इनको? तो इंटरिम बजट को फुल यूनियन बजट के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, नई गवर्नमेंट जब आती है फिर। और वोट ऑन अकाउंट को डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, फाइनेंस बिल के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, और एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा वोट ऑन अकाउंट को रिप्लेस किया जाता है। और ये लास्ट हमारा इस वीडियो का टॉपिक था। आई होप पूरी वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ काम की भी रही हो आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।